भारतीय गणतंत्र की उम्र 75 साल है और इस दौरान कुल 14 लोग उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे। कोई वेंकैया नायडू की तरह एक कार्यकाल तो कोई हामिद अंसारी की तरह दो दो कार्यकाल तक पद पर रहा। वीवी गिरी और रामास्वामी वेंकटरमण जैसी भी मिसालें हैं जिन्होंने अलग अलग वजहों से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन जो 21 जुलाई 2025 को हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीच सत्र में राज्यसभा के सभापति और गणराज्य के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। जगदीप धनखड़ जिस राज्यसभा के पदेन सभापति थे उसी में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी बैठते हैं। उन्होंने एक्स पर जो लिखा है उसने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर ढेर सारी जिज्ञासा और जुगुप्सा दोनों को जना है। 22 जुलाई की सुबह 10:27 पर जयराम रमेश ने लिखा कि कल यानी 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। फिर नड्डा और रिजिजू का इंतजार किया गया, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं सूचित किया गया था कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आ पाएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर यानी 22 जुलाई की दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक दूसरे एक्सपोज में जयराम रमेश ये भी दावा करते हैं कि वो और कई अन्य सांसद 21 जुलाई की शाम 5 बजे तक धनखड़ के साथ थे। शाम 7:30 बजे जयराम रमेश की धनखड़ से बात हुई, ऐसा भी दावा उन्होंने किया है। जयराम रमेश जो टाइमलाइन दे रहे हैं उससे अब तक किसी ने ऑन रिकॉर्ड काउंटर नहीं किया है। पॉलिटिकल बीट के पत्रकार सन्न हैं कि उन्हें इसकी आहट क्यों नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने जरूर सूत्रों के हवाले से ये लिखा है कि धनखड़ ने 21 जुलाई की रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और ये एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नहीं हुआ था। इसलिए दिल्ली में कयासों का बाजार गर्म है कि इस्तीफा दिया गया या लिया गया। दिया गया तो क्यों और लिया गया तो क्यों, इन दोनों बातों का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं। इसलिए हर कोई अपनी थ्योरी आगे कर रहा है। कोई जिसे जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से जोड़कर देख रहा है तो कोई राजस्थान की राजनीति में धनखड़ की दिलचस्पी का संकेत कर रहा है। वजह कोई भी रही हो, भारत के इतिहास में ये एक बेहद अप्रत्याशित घटना है जिस पर गौर करना जरूरी है। इसलिए आज का एपिसोड इसी विषय को समर्पित है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट। पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद को देखते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस्तीफे का कारण उन्होंने दिया है स्वास्थ्य। न ये कारण और न ही इस्तीफे की टाइमिंग कोई पचा पा रहा है और इसका कारण आपको जगदीप धनखड़ के राजनीतिक करियर में मिल जाएगा। संवैधानिक पदों पर रहते हुए जैसी राजनीतिक सक्रियता उनकी रही, उसमें टिप्पणीकारों ने पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को खोजा। इतना कुछ कर गुजरने के बाद बिना किसी घोषित पुनर्वास उनकी रुखसती संदेह नहीं तो प्रश्नों को तो जन्म देती ही है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल जैसे पदों के साथ संवैधानिकता नत्थी है। इसलिए इन पदों पर चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग बैठ जाएं, लेकिन उन्हें पार्टी से हटकर देखा जाता है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी धनखड़ की पूर्व पार्टी होती है, लेकिन धनखड़ बस एक ही पूर्व पार्टी के खांचे से नहीं बंधे थे। उन्होंने भाजपा से पहले कांग्रेस और जनता दल दोनों की राजनीति की। वीरों की भूमि राजस्थान से नाता रखने वाले धनखड़ पेशे से वकील हैं और कई नामी केसेस लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान एक नेता की ज़्यादा है, वकील की कम से कम आज के कॉन्टेक्स्ट में। वो 1989 में जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से सांसद हुए। धनखड़ 1990 से 1991 तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे, मगर इसके बाद उन्होंने राजनीतिक मतभेदों का हवाला दिया और जनता दल से किनारा कर लिया। ये और बात थी कि उन दिनों जनता दल एक डूबती नाव थी और कई बड़े चेहरे उसे छोड़ रहे थे। इसी क्रम में धनखड़ ने समाजवाद की राजनीति को अलविदा कहा और उस जमाने के मेन स्ट्रीम माने कांग्रेस का दामन थामा।
1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अजमेर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1993 में कांग्रेस के टिकट पर वो राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिर झुंझुनू से चुनाव लड़ा, मगर तीसरे नंबर पर रहे। अब वो न विधायक रहे और न ही सांसद। राजस्थान कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में वो अपने लिए स्पेस जो तलाश रहे थे, वो उन्हें मिलती हुए नहीं दिख रही थी। तो अब धनखड़ एक और परिवर्तन के लिए तैयार हुए। जिस तरह उन्होंने समाजवाद से किनारा किया था, उसी तरह कांग्रेस पॉलिटिक्स से उन्होंने किया और हिंदुत्व की शरण में गए। साल था 2003। ये राजस्थान में चुनावी साल था, लेकिन विधानसभा का चुनाव धनखड़ नहीं लड़े। धनखड़ ने अपना फोकस वकालत पर शिफ्ट किया और भाजपा के सांगठनिक रोल में ज्यादा रहे। धनखड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया। जगदीप धनखड़ ने पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे SYL यानी कि सतलज यमुना लिंक कनाल विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से उन्होंने अपीयरेंस दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में उनके तर्कों ने हरियाणा का पक्ष मजबूत किया, जब उन्होंने सतलज, रावी और ब्यास नदियों के पानी में हरियाणा की उचित हिस्सेदारी की मांग की थी। धनखड़ के जीवन में लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट आता है 2019 में, जब धनखड़ के इससे एक बड़ा संवैधानिक पद आ जाता है। उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति पार्टी लॉयल्टी से मुक्त रहते हैं, यही उनसे अपेक्षा होती है। लेकिन धनखड़ जब तक पश्चिम बंगाल के राज्य भवन में रहे, ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस इल्जाम लगाती रही कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की इस तीखी आलोचना को अगर एक तरफ रख दें, तब भी ये बात देखने को मिलती है कि बतौर राज्यपाल धनखड़ की सक्रियता असाधारण थी। धनखड़ ने बार बार सार्वजनिक मंचों, खासकर एक्स का इस्तेमाल करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कानून व्यवस्था, 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोपों और नौकरशाही की खामियों जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उनका खुलकर बोलने का तरीका असामान्य था, क्योंकि राज्यपाल का पद परंपरागत रूप से तटस्थ होता है। इसी कारण तृणमूल कांग्रेस के नेता उन्हें विपक्ष का असली नेता कहते, कभी तो कभी बीजेपी का समर्थक। धनखड़ की यह सक्रियता सोशल मीडिया पर रोज शाया होती थी और इसी के चलते भारतीय सोशल मीडिया एक बड़े पब्लिक एम्बैरेसमेंट का गवाह बना। जनवरी 2022 में एक मुख्यमंत्री ने एक राज्यपाल को एक सोशल मीडिया साइट पर ब्लॉक किया। ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर या एक्स पर ब्लॉक किया। ममता ने उन पर रोजाना मेंशन करने, अनैतिक व्यवहार और अपमानजनक भाषा का इल्जाम लगाया। धनखड़ ने जवाब में ट्वीट किया और राज्य सरकार के व्यवहार की आलोचना की, जिससे ये विवाद और बढ़ा। 2022 में राज्य सरकार ने, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति यानी कि चांसलर नियुक्त करने का बिल पास किया। ये कदम धनखड़ के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों जैसे वाइस चांसलर के चयन में हस्तक्षेप के जवाब में देखा गया। तृणमूल कांग्रेस ने धनखड़ पर महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने में देरी करने और वित्तीय खर्चों पर अत्यधिक स्पष्टीकरण मांगकर राज्य के शासन में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। 18 जुलाई 2022 को जब धनखड़ का कार्यकाल खत्म हुआ, तब तक भारत में लगभग हर भाषा के अखबार में पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यपाल की भूमिका और प्रासंगिकता पर लंबे लंबे लेख छप चुके थे। धनखड़ ने राज्य भवन की एक नई परिभाषा गढ़ दी थी। राज्य भवन एक जमाने में रिटायर होने वाले या किए जाने वाले नेताओं की आरामगाह होते थे, लेकिन धनखड़ का राजभवन आरामगाह नहीं था। वो एक अग्रिम मोर्चा था जिस पर एक एक्टिव व्यक्ति की जरूरत थी। लेकिन इस विवादित सक्रियता का कोई नुकसान धनखड़ को हुआ हो, ये कहने का कारण नहीं मिलता, क्योंकि ठीक अगले महीने यानी 11 अगस्त 2022 को वो भारत के उपराष्ट्रपति बना दिए गए। इसे एक रिवॉर्ड की तरह देखा गया कि राजभवन रिटायरमेंट के लिए बस नहीं है, वहां से प्रमोशन के रास्ते भी खुलते हैं, बशर्ते आप में काबिलियत हो। और धनखड़ ने खुद को हमेशा साबित किया। 7 दिसंबर 2022 को वो भारत संघ के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति की हैसियत से पहले दिन संसद पहुंचते हैं। जैसी कि परंपरा है, देश के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, विपक्ष के नेता, सदन के नेता सब स्वागत करते हैं और तमाम औपचारिकताओं के बाद धनखड़ राज्यसभा के आसन से अपना पहला भाषण देते हैं। हर लिहाज से यह घटना अगले दिन के अखबारों के पहले पन्ने के लायक थी, लेकिन उपराष्ट्रपति का पहला भाषण उसी दिन चर्चा का विषय बना और इसका कारण संसद या सरकार को लेकर कहीं उनकी बात नहीं थी, बल्कि भाषण का वो हिस्सा था जिसे न्यायपालिका पर एक हमले की तरह रीड किया गया। उपराष्ट्रपति के शब्दों में, लोगों के जनादेश के बाद देश की संप्रभु संसद ने एक कानून बनाया
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। ये कानून जुड़ा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से, एनजेसी। धनखड़ जब तक उपराष्ट्रपति रहे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनकी टिप्पणियां सुर्खी बनाती रहीं। 15 सितंबर 2024 को उन्होंने जांच एजेंसियों की तारीफ करते हुए इशारों में जुडिशरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान जैसे चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां वगैरह मुश्किल हालात में काम करते हैं। उनकी आलोचना उन्हें हतोत्साहित करती है। ये राजनीतिक बहस शुरू कर सकती है या एक नए नैरेटिव को बढ़ावा दे सकती है। हमें अपने सभी संस्थानों के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। धनखड़ की ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई के बारे में जो टिप्पणियां हुई थी उसके बाद आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए और इसे पिंजरे का तोता होने की धारणा को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसी साल 17 अप्रैल 2025 को उन्होंने राज्यसभा के इंटर्न्स को एड्रेस करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, सरकार का काम करेंगे, सुपर संसद की तरह व्यवहार करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। उनकी ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ दिन बाद आई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों पर सहमति देने के लिए समय सीमा तय करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट बनाम धनखड़ नाम से अगर कोई किताब आती है तो उसका सबसे दिलचस्प किस्सा तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि से जुड़ा होगा। रवि धनखड़ की परंपरा से आने वाले एक सक्रिय गवर्नर है। उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो स्टालिन सरकार के बिलों पर न दस्तखत करते हैं, न ही कारण बताते हैं कि विलंब क्यों कर है। स्टालिन ने ममता बनर्जी से अलग रास्ता लिया। उन्होंने चेन्नई के राजभवन को दिल्ली की अदालत में घसीटा और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में जब अपना फैसला दिया तो न सिर्फ आर.एन. रवि के फैसलों पर प्रतिकूल टिप्पणी की, बल्कि राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर कार्यवाही के लिए मियाद भी तय की। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद लगता था कि रवि अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर रवि को एक पूर्व राज्यपाल के साथ देखा गया जो अब उपराष्ट्रपति थे, यानी कि जगदीप धनखड़। इस तस्वीर को टिप्पणीकारों ने रवि की हिमायत के तौर पर देखा। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे अतिक्रमण करार दिया था और अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, उसे लोकतंत्र के खिलाफ एक परमाणु हथियार तक बता दिया था। इन टिप्पणियों पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने उन पर न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने और बीजेपी के एजेंडे के साथ खड़े होने का इल्जाम लगाया। अब कुछ देर सभापति धनखड़ की बात करते हैं। संसदीय कार्रवाई में विपक्ष ने हमेशा धनखड़ पर पक्षपाती होने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ पर भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करने का इल्जाम लगाया और कहा कि उन्होंने विपक्षी सांसदों को बोलने का समय कम दिया और सत्ताधारी पार्टियों के सांसदों को प्राथमिकता दी। सदन में जया बच्चन के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट को आप नहीं भूल सकते हैं। बेहतर होगा कि वो वीडियो आप खुद देखें। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. विपक्ष की शिकायत रहती कि उनके स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाते, मत विभाजन नहीं होने दिया जाता। जब इसका जवाब प्रतिरोध से दिया जाता तो सांसदों का निलंबन भी होता। धनखड़ ने दिसंबर 2023 में राज्यसभा के 46 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित किया था। ये संसद के इतिहास में एक ही सत्र में निलंबित सांसदों की सबसे बड़ी संख्या थी तब।
आखिरकार विपक्ष ने संदेश देने का प्रयास किया। 10 दिसंबर 2024 को जगदीप धनखड़ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ सदन में महाभियोग आया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने अपने प्रस्ताव में उन पर राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में पक्षपात करने का आरोप लगाया। वैसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने इसे प्रक्रियात्मक गलती और धनखड़ को बदनाम करने की मंशा बताकर तब खारिज कर दिया था। विपक्ष के नेता जैसे जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके व्यवहार की आलोचना की, जबकि समर्थकों ने कहा कि उन्होंने संसदीय नियमों का अच्छे से पालन किया। समर्थकों का आग्रह इस बात पर रहता था कि धनखड़ अनुशासन को लेकर सख्त हैं। 2003 में भाजपा में शामिल होने के बाद धनखड़ के जीवन में इक्का दुक्का ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जब वो पार्टी लाइन से इतर जाते नजर आए, खासकर किसानों के मुद्दे पर। एक बार तो सार्वजनिक मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल ही उन्होंने पूछ दिया। दिसंबर 2024 को आंदोलनरत किसानों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ कोई बातचीत क्यों नहीं हुई और उनसे पहले किए गए वादों का क्या हुआ। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही समय पर रिटायर होंगे। उन्होंने महीना और साल भी बताया, अगस्त 2027, लेकिन इस्तीफा 2025 में ही हो गया। अगस्त भी नहीं आया, जुलाई में ही हो गया। You may retire. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. 21 जुलाई की शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें इस सप्ताह के अंत में उनकी जयपुर यात्रा की योजना थी। इस कार्यक्रम ने इस्तीफे को लेकर रहस्य को और बढ़ा दिया। हम कुछ थ्योरीज ही डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वास्तविक कारण जिन्हें पता है उन्होंने अब तक इस विषय पर कोई स्पष्टता दी नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक थ्योरी ये दी जा रही है कि उन्होंने 63 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की गई थी। सरकार चाहती थी कि इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाए, मगर धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के रूप में विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करके कार्यवाही को राज्यसभा में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि राज्यसभा का सभापति लोकसभा स्पीकर से प्रोटोकॉल में वरिष्ठ होता है। इससे 1968 के जज जांच अधिनियम के तहत एक संयुक्त समिति बनानी पड़ी जिसकी सरकार को उम्मीद नहीं थी। सूत्रों का दावा है कि इस कदम से सत्तारूढ़ भाजपा के साथ तनाव पैदा हुआ। कुछ सूत्रों का मानना है कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। एक थ्योरी ये है कि उन्हें नया उपराष्ट्रपति लाने के लिए इस्तीफा देने का संकेत दिया गया था, शायद बिहार जैसे आगामी चुनावों के लिए रणनीति के तहत। वैसे हम बता दें, सूत्रों को भी कुछ नहीं पता है, वो बस गेस कर रहे हैं हमारे और आपकी तरह। हम बस वो जानते हैं जो लोगों ने कहा। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने उनके इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए सरकार पर गैर पारदर्शिता का इल्जाम लगाया। अब सुनिए। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस्तीफा आश्चर्यजनक है। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी को खुद सारी परिस्थितियां सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि देश को सच का पता चल सके। देखिए, पिछले 15 घंटे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया और बहुत ही जल्दबाजी में, आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता कांग्रेस की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं
वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। कांग्रेस सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता नहीं लेते सीरियसली कांग्रेस को, आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे कांग्रेस को? इस प्रसंग के अंत में हम आपको भारत के प्रधानमंत्री का वो पोस्ट दिखाएंगे जो उन्होंने धनखड़ की विदाई पर किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सेवा के अवसर और उन अवसरों पर धनखड़ की सेवाओं का मूल्यांकन अब आप दर्शकों को करना है। इसी नोट पर हम पार्लियामेंट स्ट्रीट की इस किस्त को कंक्लूड करते हैं। इसे लिखने में हमारी मदद कुछ ऋषिकेश ने की थी और निवि ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप खबरगांव को देखते रहिए।